हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर देखेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर ऑल ब्रांच के लिए सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट। अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका सब्जेक्ट है जो सभी ब्रांच के लिए होता है, और आज हम उसी सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर बात करेंगे और डिटेल में कवर करेंगे। न्यू सिलेबस के आधार पर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी को। इन टॉपिक के अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो ये टॉपिक आपके यहां पर दिए गए हैं उनको पढ़ करके आपका कंप्लीटली एग्जाम तैयार होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके एग्जाम नजदीक है तो हम यहां पर इस सब्जेक्ट को कंप्लीटली कवर कराएंगे। अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट अनुप्रयुक्त भौतिकी फर्स्ट का पहला चैप्टर यूनिट 1 मात्रक एवं विमाय होगा, और यूनिट एंड डायमेंशंस इसको इंग्लिश में बोला जाता है। सबसे पहले भौतिकी क्या है, भौतिकी का परिचय क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इसी को हम यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसके बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है, सभी को यह जानकारी होनी चाहिए। तो भौतिकी का परिचय देखने के लिए इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, तो यहां पर देखिएगा प्राकृतिक और मानव रचित। एक शब्द आया है प्राकृतिक, एक शब्द आया है मानव रचित। प्राकृतिक क्या होता है? जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, जैसे बाढ़ आना, भूकंप आना, बारिश होना, बिजली गिरना, बादल फटना, ये सभी प्राकृतिक घटनाएं हैं। मानव रचित घटनाएं कौन सी होती हैं? मानव रचित घटनाएं ये हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाना, कोई बम ब्लास्ट होना, ठीक है। तो ये सभी मानव रचित घटनाएं हैं, और इन घटनाओं के तथ्यों पर, इन घटनाओं के जो फैक्ट हैं उनकी स्टडी को, कि ये किस कारण हुई, क्यों हुई, किस वजह से हुई हैं, उन सभी का सुसंगठित और स्पष्ट और क्रमबद्ध जो ज्ञान है अगर हम इकट्ठा करें तो वही विज्ञान कहलाता है। जैसे कि हम इंग्लिश में अगर देखें तो यहां पर लिखा गया है कि साइंस इज द सिस्टमेटिक स्टडी। एक सिस्टमेटिक स्टडी है, अध्ययन है किसका? फैक्ट, और किसके फैक्ट का? इवेंट्स और हैपनिंग ऑफ नेचुरल एज वेल एज मैन मेड ओरिजिन। मानव रचित या फिर कोई नेचुरल घटना, उसके फैक्ट की, इवेंट की, या फिर वो हैपनिंग, वो हुआ क्यों है, उसका सिस्टमेटिक स्टडी ही साइंस कहलाता है। ठीक है, आई होप कि आपको सही तरीके से समझ में आ गई होगी ये डेफिनेशन। हमने आपको यहां पर एक डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। देखिए, विज्ञान जिसको कहा जाता है साइंस, ये क्या है? साइंस जो है सिंटिया शब्द से आया है। साइंस सिंटिया शब्द से आया है, और ये शब्द है लैटिन। ये लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है जानना, और जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टू नो। क्लियर? भौतिकी की बात करें, भौतिकी क्या है? फिजिक्स बोला जाता है, और ये फिजिक्स जो है ये ग्रीक शब्द फिजिकोस से मिला है। किससे? फिजिकोस से लिया गया है, और इसका अर्थ होता है प्रकृति, नेचर। तो अगर हम फिजिक्स साइंस, जिसको बोला जाता है फिजिकल साइंस, इसको मिला दें तो नेचर टू नो, नेचर को जानना, प्रकृति को जानना, यही विज्ञान है। देखिए, प्रकृति को जानना यही भौतिक विज्ञान है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन है भौतिक विज्ञान की। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, सिस्टमेटिक रूप से स्टडी करते हैं, तो वो कहलाता है भौतिक विज्ञान। जैसे कि हम कहें कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स जो है वो क्या है? विज्ञान की एक शाखा है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। क्लियर है? आगे बढ़िए। भौतिकी का संबंध इस ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स की कार्य प्रणाली से है। तो देखिए, इसका मतलब क्या है? द्रव जिसको बोलते हैं द्रव्य, मैटर, ऊर्जा जिसको बोलते हैं एनर्जी, एवं उनके अंतर संबंधों के अध्ययन से है। मतलब जो हमने ये कहा कि भौतिकी का संबंध इस ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स की कार्यप्रणाली से है, तो जो द्रव्य है ना, मैटर हैं, ऊर्जा हैं, तो उनके अंतर संबंधों से भी भौतिकी का संबंध है। भौतिकी विज्ञान की सबसे विशाल एवं विस्तृत शाखा है।
जो भौतिकी है वो विज्ञान की सबसे विस्तृत शाखा है, इसको आप याद रखिएगा। ये आपके एग्जाम में 1 पॉइंट ऐसे करके पूछा जाता है, जैसे कि 1 नंबर क्वेश्चन। क्लियर है? आइएगा, नेक्स्ट है भौतिक विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी है। एक है सामान्य भौतिकी, जिसको बोला जाता है जनरल फिजिक्स। इसमें द्रव के सामान्य गुण तथा बल के अधीन गति अथवा विराम अवस्था, गुरुत्वाकर्षण, द्रव्य यांत्रिकी आदि का अध्ययन किया जाता है। तो याद रखिए, जो सामान्य भौतिकी है, जनरल शाखाएं हैं, ठीक है। तो सामान्य भौतिकी जिसमें कि द्रव के जो सामान्य गुण होते हैं और बल के अधीन गति, विराम अवस्था, गुरुत्वाकर्षण, यांत्रिकी, इन सभी का अध्ययन किया जाता है, इन सभी को हम पढ़ते हैं, तो वो कहलाता है सामान्य भौतिकी। दूसरा होता है स्थिर वैद्युतिकी तथा विद्युत, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो स्थिर आवेश हैं, जो स्थिर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये हैं, प्रेरण तथा विरामावस्था के आवेशों के गुणों और उनके जो अभिलक्षण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके अध्ययन को पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, उनके बारे में पढ़ा जाता है, तो ये कहलाता है स्थिर वैद्युतिकी। क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिकी। इलेक्ट्रॉनिकी क्या है, इलेक्ट्रॉनिकी क्या कहलाता है, देखिएगा। इलेक्ट्रॉन या कोटर, इलेक्ट्रॉन तथा कोटर तापायन निर्वात बल्ब में तापायनिक उत्सर्जन, अर्धचालक पदार्थ, प्रवर्धक, द्रोलित आईसीस आदि का अध्ययन किया जाता है। देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक होती है ना, इसमें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के बारे में पढ़ा जाता है, बस इतना जान लीजिएगा, वही इलेक्ट्रॉनिक की है, ठीक है। प्रकाशिकी, जिसको बोला जाता है ऑप्टिक्स, ये भी आपको फिजिक्स की ही शाखा में फिजिक्स में ही मिलेगा, जो आप पढ़ते हैं। छोटे छोटे पॉइंट दिए हुए होते हैं ऑप्टिक्स चैप्टर वाइज। देखिए, ऑप्टिक्स में क्या होता है, इसमें प्रकाशिक स्रोत, प्रकाश संरचना, संचरण का मतलब होता है प्रकाश कैसे चलता है, माध्यमों में किस तरीके से चलता है, किस माध्यम में कैसा उसका व्यवहार होता है, लेजर, मेसर, अपवर्तनांक तथा अपवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण आदि का अध्ययन किया जाता है। लेजर आप सभी जानते हैं, मेसर, अपवर्तनांक, कांच पर जो एक हम क्या करते हैं, किरण डालते हैं प्रकाश की और वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, उस तरीके से, जैसे यहाँ पर ऐसे ये होता है और ये हम एक प्रकाश की किरण डालें और ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, इस तरीके का आपने पढ़ा होगा, याद आया होगा। आगे है ऊष्मा तथा ऊष्मागतिकी, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये भी फिजिक्स में ही आता है। इसमें हम क्या करते हैं, ऊष्मा, ऊर्जा, ताप तथा ऊष्मा ऊर्जा स्थानांतरण, जो उसका स्थानांतरण किया जाता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना की जो विधियां हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। पदार्थों की ऊष्मा चालकता गुणांक क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ऊष्मागतिकी के नियम क्या क्या हैं, इनके बारे में पढ़ा जाता है। तो ये कहलाता है ऊष्मा तथा ऊष्मागतिकी। ध्वनि के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो भी विज्ञान के अंतर्गत आता है। ध्वनि यानी साउंड, तो इसमें हम क्या करते हैं, माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ और यांत्रिक तरंगों में प्रकार और उनका माध्यम संचरण कैसे वो चल रही हैं, प्रकाश ध्वनि तरंगों के गुणों का अध्ययन किया जाता है कि वो तेज कैसे हुई, धीमी कैसे हुई, किस माध्यम में किस प्रकार चल रही है, उन सभी का अध्ययन ध्वनि में किया जाता है, साउंड फिजिक्स में किया जाता है। नेक्स्ट आता है नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें हम क्या करते हैं, नाभिकीय ऊर्जा और रेडियो एक्टिविटी इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, जो नाभिकीय फिजिक्स होता है, न्यूक्लियर फिजिक्स होता है। क्वांटम फिजिक्स की बात करेंगे तो क्वांटम फिजिक्स में हम क्या करते हैं कि प्रकाश ऊर्जा के जो कण होते हैं, फोटोन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, बोसॉन्स होते हैं, और ये फोटोन जो प्रकाश के लाइट के कण माने जाते हैं फोटोन को, तो उन्हीं के बारे में स्टडी होती है। उनसे छोटे छोटे कण होते हैं, बोसॉन होते हैं, ठीक है, क्वार्क्स होते हैं, इन सभी की जानकारी इसमें होती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है,
प्रकाश कणों के संबंध का तथा अभिलक्षणों का अध्ययन कैसे किया जाता है, ये सभी क्वांटम फिजिक्स हमें बताता है, क्वांटम मैकेनिक्स हमें बताती है। सापेक्षता का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये भी फिजिक्स का ही एक पार्ट है। इसमें हम क्या करते हैं कि स्थिर और गतिमान वस्तुओं के मध्य संबंध का अध्ययन करते हैं। जैसे एक ट्रेन रुकी हुई है, एक ट्रेन चल रही है, तो उन दोनों की स्टडी करेंगे तो वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंतर्गत आती है। सममिति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सिमेट्री, तो इसमें क्या करते हैं कि सूक्ष्मतम स्तर पर देखते हैं और अखिल विस्तार ब्रह्मांड की स्थितियों को सममितता का सिद्धांत लागू कर प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का आदि का अध्ययन करते हैं। जैसे एक सूक्ष्म तरीके से और विस्तृत तरीके से, दोनों तरीके से हम क्या करते हैं, दो ऑब्जेक्ट को समान रूप से उसके अध्ययन करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, तो वही कहलाता है सममिति का सिद्धांत। अब देखिएगा यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो आपको एक थोड़ा सा जानकारी आपके माइंड में सेट करेगा। जैसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मापन की आवश्यकता, नीड ऑफ मेजरमेंट इन इंजीनियरिंग एंड साइंस। देखिए ध्यान से देखिएगा इनको। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन सा केंद्रीय वृत्त बड़ा है। फर्स्ट ऑफ जो फिगर है आपका ये है, सेकंड और थर्ड। इसमें आपको बताना है कि इन तीनों में जो सेंटर वाला वृत्त है इसमें कौन सा बड़ा है। तो देखिए आपको थोड़ा भ्रम हो रहा होगा कि ये आकृति छोटी है इसका छोटा होगा, ये उससे बड़ी है इसका बड़ा होगा, ये सबसे बड़ी है इसका सबसे बड़ा होगा, लेकिन नहीं, ये तीनों ही बराबर हैं। उसके आसपास के जो एरिया है हमने छोटे बड़े कर दिए हैं। ऐसे ही कौन सी सरल रेखा, जो सरल रेखा है वो कौन सी बड़ी है, तो आपको ऑब्वियसली ये दिख रही होगी, लेकिन नाप के देखिएगा ये दोनों ही बराबर तो हैं, ये दोनों ही क्या है, दोनों ही बराबर है। देखिएगा यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। देखिए हमने केवल सरल रेखा की बात की है, ना कि इनकी, ठीक है, इनकी कोई बात नहीं हुई। तो यहां पर ये भ्रम पैदा करने वाली चीजें हैं जो फिजिक्स के अंतर्गत आती है। ऐसे ही हम बात करें कि निम्न सरल रेखाओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए। तो यहां पर देखिएगा ये जो रेखाएं हैं ये सभी आरोही क्रम में है। यहां पर उपरोक्त सभी आकृतियां दृष्टि भ्रम के उदाहरण है, मतलब हमें देखने में थोड़ा भ्रम होगा, अतः सभी जो है क्या है, बराबर है। अब देखिए कोई भी ऐसा नहीं है जो छोटी बड़ी हो, तो हम इसे आरोही क्रम में कैसे करें, पहले सबसे बड़ी, पहले सबसे छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, तो ये तीनों ही बराबर हैं। तो ये सभी भ्रम पैदा करने वाली आकृतियां थी जो आपको फिजिक्स में थोड़ा एनालिसिस करने को मजबूर कर देती हैं। कुछ नोट लिखा हुआ है, देखिएगा। हमारी ज्ञानेंद्रियां परिस्थितियों से प्रभावित हो जाती है, मतलब जैसी परिस्थिति होती है हमारा माइंड वैसे डिस्टर्ब हो जाता है, वैसा ही सोचने लगता है, जबकि वैसा है नहीं। एक्यूरेट रिजल्ट प्राप्त करने के लिए हम मात्र ज्ञानेंद्रियों पर भरोसा नहीं कर सकते। ज्ञानेंद्रिय मतलब हमारी आंखें, हमारा हाथ। जैसे हमारी आंखें बंद है तो हम किसी को छू करके बताएं कि ये इतना गर्म है, टेम्परेचर कितना बता देंगे, अंदाजा होगा नहीं। आंखें हैं, कुछ चीज दिख रही है, वो फैल रही है, सिकुड़ रही है, हम कैसे बता दें कि ये इतनी फैल रही है और आगे इतनी फैलेगी? नहीं, पहले हम उस पर स्टडी करेंगे, देखकर नहीं बता सकते। क्लियर है? तो इसलिए कहा गया है कि हम केवल अपने ज्ञानेंद्रियों पर ही विश्वास नहीं कर सकते। आगे है, हम मात्र ज्ञानेंद्रियों पर भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए मापन आवश्यक है। भौतिक का मापन, भौतिक जो है मापन का विज्ञान है, इसीलिए कहा गया है क्योंकि हम अपनी ज्ञानेंद्रियों पर भरोसा नहीं कर सकते कि केवल जो हमने देखा वही होगा, ऐसा नहीं होगा। क्लियर है? आइएगा आगे बढ़ें। आगे देखिए, इसमें भौतिक राशियां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद करनी जरूरी है। देखिए कोई भी राशि जिसे माप सकते हो वो भौतिक राशि कहलाती है, बस इतना ध्यान रखिएगा। आपको बुक में बड़ी बड़ी डेफिनेशन मिलेगी कि ये बात है, वो बात है, दुनिया भर की बातें मिलेंगी, लेकिन यहां पर आपको केवल और केवल पॉइंट आउट किया जाएगा और आपको वही पॉइंट याद रखना है डायरेक्ट। कोई भी राशि हो जिसे माप सकते हैं वही कहलाती है भौतिक राशि। एनी मेजरेबल एंटिटी,
ये क्वांटिटी बोल सकते हैं, और एंटिटी भी, यही दोनों राशि होती है, इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए, जैसे कि द्रव्यमान है, समय है, ताप है, विस्थापन है, वेग, बल, त्वरण इत्यादि, इन सभी को हम माप सकते हैं। तो ये सभी फिजिकल क्वांटिटी हैं, भौतिक राशियां हैं। अब भौतिक राशियों को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला है मूल राशियां, दूसरा है व्युत्पन्न राशियां। अब देखिए, मूल राशियां कौन सी होती है? मूल राशियां वे होती हैं जो कहलाती है फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिनको हम क्या कर सकते हैं, अन्य भौतिक राशियों से व्युत्पन्न कर सकते हैं। जैसे कि लंबाई, समय, द्रव्यमान आदि, ये मूल राशियां कहलाती हैं। इनको हम अन्य जो राशि हैं उनसे व्युत्पन्न कहते हैं, उनसे उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन जो व्युत्पन्न राशियां हैं, वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती हैं। जैसे देखिए, वह राशियां जिसकी सहायता से अन्य राशियां व्युत्पन्न की जा सकती हैं। मतलब मूल राशि वे कहलाएंगी जिनकी सहायता से हम दूसरी राशि बना सकते हैं। लेकिन जो व्युत्पन्न राशियां हैं, ये वो कहलाएंगी जो मूल राशियों से उत्पन्न हुई है। मतलब कहने का ये है, आप यहां पर थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे, हमें पता है, लेकिन हम आपका कंफ्यूजन यहां पर दूर कर देंगे। सबसे पहले मूल राशि की बात करते हैं कि मूल राशि हमारे पास ये हो गई, ये है मूल राशियां। ठीक है, ये किसी से उत्पन्न नहीं होती, ये एग्जैक्ट होती है। जैसे द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है। ठीक है, ये किसी से उत्पन्न नहीं हो सकती। आप डेफिनेशन में ऐसे भी लिख सकते हैं कि मूल राशियां क्या होती है? मूल राशियां वे होती है जो किसी अन्य राशि से उत्पन्न नहीं की जा सकती, वो मूल राशि होती है। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जिनकी सहायता से अन्य राशियां उत्पन्न की जा सकती हैं। हमने कहा जिनकी सहायता से, मतलब इन सब की सहायता से कुछ और राशियां उत्पन्न की जा सकती हैं, लेकिन ये किसी से उत्पन्न हो ये संभव नहीं है। ठीक है, तो जो इनसे उत्पन्न होगी वो कहलाएगी व्युत्पन्न राशियां, बाकी जो ये हैं ये कहलाएंगी मूल राशियां। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और इनसे उत्पन्न राशियां कौन कौन सी है? वेग, घनत्व, क्षेत्रफल, ये सभी उत्पन्न राशियां हैं। मापन क्या होता है? मेजरमेंट, तो किसी भी राशि के परिमाण को अंकों में व्यक्त करना मापन कहलाता है। अब कैसे? अब ये देखिए, एक छड़ है, इसकी लंबाई हमने नापी तो लिख दिया 2 मीटर। तो ये जो अंकों में हमने व्यक्त किया 2, यही तो मापन है। तो जो मापन है एक तुलनात्मक विधि है, हमने इसको क्या कर दिया, नंबर से कंपेयर कर दिया, नंबर से तुलना कर दी। अब देखिए यूनिट क्या होता है। अब हमने यहां पर लिखा था कि इस छड़ की लंबाई कितनी है, 2 मीटर। तो ये जो 2 है ना, ये तो हो गई इसका माप, लेकिन जो ये मीटर लिखा हुआ है ये हो गया इसका मात्रक। याद रखिएगा, यही इसका मात्रक है। तो किसी राशि का मात्रक वह स्वेच्छापूर्वक निश्चित की गई उसी प्रकृति की एक राशि है जिसे पदों में उसी प्रकृति की अन्य राशियों का मान व्यक्त किया जाता है। जैसे ये 2 लिखा गया है, तो इसको कैसे पता करें ये 2 क्या है? तो ये जो मीटर है ना, यही मात्रक है, तो यही कहलाएगा 2 मीटर। तो अब इसकी एग्जैक्ट जानकारी हमें मिल चुकी है। अब देखिए यहां पर देखिए, मात्रक भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो वही उसी तरीके से डेफिनेशन हम देखेंगे कि वे मात्रक जो अन्य किसी मात्रक पर निर्भर नहीं करते, जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकंड, वे मूल मात्रक कहलाएंगे। और वे मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे जो कि मूल मात्रकों के पदों से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड, बल का मात्रक मीटर किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन, और आयतन मीटर क्यूब। ये सभी क्या हैं? ये सभी मूल मात्रकों से उत्पन्न मात्रक हैं। तो इनको कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक, यानी कि ड्राइव यूनिट। और वे होती है फंडामेंटल यूनिट। एक तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये सभी। आगे देखिएगा, मापन का सिद्धांत क्या है? देखिए मापन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट। मापी जाने वाली राशि की उसके मात्रक के साथ जो तुलना करते हैं तो मापन कहलाता है। देखिए कोई राशि हमने माप ली 2 मीटर। अब क्या करना है, उसके मात्रक के साथ तुलना करने पर
या उसके मात्रक के साथ तुलना करने को ही हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। जैसे 2 है और ये क्या है, मीटर है, इन दोनों की तुलना करी तो ये मापन कहलाएगा। मापी जाने वाला राशि चुने गए मात्रक से कितनी गुना बड़ी है अथवा छोटी है, बड़ी या छोटी दोनों की कंपेयर करनी होती है, यही मापन का सिद्धांत है। अब देखिए 2 पॉइंट यहां से बनते हैं कि मापन किसे कहते हैं। तो मापी जाने वाली राशि की उसके मात्रक के साथ तुलना मापन कहलाता है। अब यहां पर है कि मापन का सिद्धांत क्या है, तो मापी जाने वाली राशि चुने गए मात्रक से कितने गुना बड़ी है या छोटी है, वही मापन का सिद्धांत कहलाता है। नोट पॉइंट में कुछ आपको समझाने का प्रयास किया गया है। जैसे देखिए मात्रक जिसको बोलते हैं यूनिट, इसको हम यू से लिखते हैं, जिसमें हम वह राशि मापते हैं, ठीक है, यानी कि वह राशि मापी जानी है वो लिखते हैं मात्रक। जैसे कि 2 है तो वो मीटर में नापना है, तो मीटर में जिसमें जो राशि मापी जाती है वही क्या कहलाता है, उसका मात्रक कहलाता है। मीटर में, किलोमीटर में माप सकते हैं, सेंटीमीटर में माप सकते हैं, ठीक है। संख्यात्मक मान क्या होता है, जैसे ही हमने 2 मीटर लिखा हुआ है तो मात्रक तो हुआ ये वाला मीटर। क्यों, क्योंकि वह राशि जो है इसमें मापी जा रही है। यहां पे लिखते किलोमीटर, तो किलोमीटर भी क्या है, मात्रक है। लेकिन जो संख्यात्मक मान है ना वो ये कहलाएगा इसके आगे वाला। तो न्यूमेरिक वैल्यू जो ये है ना, न्यूमेरिक वैल्यू इसे कहते हैं एन, तो स्मॉल एन लिखते हैं। तो यह है मापी जाने वाली भौतिक राशि के मैग्नीट्यूड को दर्शाता है, यानी कि परिमाण को दर्शाता है। जैसे हमने लिखा 2 मीटर, तो इसको हम इस आधार पर कैसे लिखेंगे, यूनिट को लिखेंगे यू, तो एम को क्या लिखेंगे, यू लिख देंगे, और जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको लिखेंगे एन, तो ये कहलाएगा एन यू। और यही हमने कहां पर लिखा, यहां पर देखिए, यही हमने यहां पर लिखा। तो ये देखिए, इसको समझने के प्रयास करते हैं। अब देखिएगा, यदि x कोई भौतिक राशि है, x क्या है, कोई भौतिक राशि है जिसका संख्यात्मक मान तथा संगत मात्रक u है। संख्यात्मक मान n है, n हुआ, और संगत मात्रक u है, u हुआ। और देखिएगा ये कोई भौतिक राशि जैसे लंबाई, ठीक है, x, तो ये जो हुआ ना कि लंबाई जो है वो क्या है, n मान लो 2 है और u क्या है, ये मीटर है। तो लंबाई जो है ना वो 2 मीटर है, तो इसलिए x = n × u हुआ, ठीक है। अब यहां पर आइएगा, किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब यह है कि अगर यहां पर लिखा गया है कि लंबाई बराबर 2 मीटर है, तो इसका जो संख्यात्मक मान है 2, इसको अगर हम इधर रखें तो ये क्या होता है, लंबाई अपॉन जो इसका मात्रक है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब व्युत्क्रमानुपाती लगाने के लिए क्या करेंगे, जो ये लंबाई है ये कांस्टेंट रहेगा तो यहां पर चला जाएगा, तो ये 1/u हो जाएगा, और इक्वल टू में हो जाए, ये समानुपाती हो जाएगा 2। तो ये हम लिखेंगे। क्लियर है। तो याद रखिएगा, किसी भी भौतिक राशि का जो संख्यात्मक मान है वो उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट में बात करेंगे कि किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान एवं उसके संगत मात्रक का गुणनफल क्या होता है, सदैव नियत रहता है। याद रखिएगा, कांस्टेंट रहता है, वो बदलता नहीं है। एक बार फिर से देख लीजिए कि कोई भी भौतिक राशि है और उसका संख्यात्मक मान उसके संगत मात्रक, जो उसके साथ में मात्रक जुड़ा हुआ है, उसके गुणनफल के सदैव नियत रहता है। तो यदि किसी भौतिक राशि x के संख्यात्मक मान 2 अलग अलग मात्रकों u1 और u2 के साथ क्रमशः n1 n2 हो, तो हम लिखेंगे x = n1 u1 और n2 u2। अलग अलग लिख देंगे, दोनों ही बराबर होंगे, ठीक है। जैसे कि हमने लिखा 2000 मीटर, ठीक है, इसी को हमने लिखा 2 किलोमीटर। तो देखिए ये क्या हुआ, ये u1 है, ये n1 है और ये u1 है, ये वाली संख्या है, ठीक है। और ये क्या है, ये n2 है और ये क्या है, ये u2 है। तो 2000 मीटर और 2 किलोमीटर दोनों ही तो बराबर है, तो हम लिख सकते हैं दोनों बराबर, ऐसे करके। अब देखिए मात्रकों की विभिन्न पद्धतियां क्या हैं, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। मात्रक की पद्धति है, लंबाई का मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक है, समय का मात्रक है। तो यहां पर देखिएगा कि ये फुट पाउंड सेकंड, पहली पद्धति फुट पाउंड सेकंड, जिसको बोलते हैं FPS। लंबाई का मात्रक इसमें फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड बोला जाता है। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति CGS, इसमें सेंटीमीटर
लंबाई का मात्रक होता है द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड कहा जाता है। अब बात करते हैं थर्ड की, मीटर किलोग्राम सेकंड, जिसको बोलते हैं MKS पद्धति सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मीटर लंबाई का मात्रक कहलाएगा, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक और समय का मात्रक सेकंड। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो सेकंड है ना वो कहीं पर भी नहीं बदल रहा, तो ये तो याद रखना आसान है। लेकिन फुट पाउंड सेकंड, लंबाई का मात्रक फुट ही होगा। और देखिए पाउंड सेकंड, तीनों का नाम दिया गया है, तो फुट पाउंड सेकंड यानी कि लंबाई द्रव्यमान और समय। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, लंबाई द्रव्यमान समय। मीटर किलोग्राम सेकंड, ये तीनों का मान दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति SI, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह है MKS सिस्टम का ही एक संशोधित रूप है, उसको थोड़ा सा संशोधित कर दिया गया, ठीक है, किलोग्राम को ग्राम में बदल दिया गया था, बस इतना करना है, जिसका उल्लेख अगले परिच्छेद में करते हैं, जो आगे है उसको में हम करते हैं। जैसे ये रहा अंतरराष्ट्रीय पद्धति SI सिस्टम। देखिएगा हम इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। 1960 में जो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर, जो मतलब क्या है कि वेट जो भार है उसके लिए और उसके जो माप है उसकी एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई 1960 में, और अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने भार और माप की सामान्य गोष्ठी में, सामान्य उसकी जो कॉन्फ्रेंस हुई उसकी MKS पद्धति के पूर्ववर्धित रूप, जो मतलब पहले से ही उसका रूप था, उसका अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम का अनुमोदन किया। अनुमोदन का मतलब होता है उसका उद्घाटन किया। तो इस पद्धति में उसने 7 राशियां और उसके 7 मात्रक, और हम कह सकते हैं कि 2 पूरक मूल राशियों के 2 पूरक मात्रक रख दिए, और जो शेष राशियां बची वो व्युत्पन्न राशियां तथा उनके मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाए। 7 तो अलग निकाल दिए, बाकी जो बची हुई हैं उनको व्युत्पन्न मात्रक का नाम दे दिया। जैसे कि हम यहां पर देखेंगे मूल राशियां और उनके मात्रक की, वे 7 मूल राशियां कौन सी है और उनके मात्रक कौन कौन से हैं। पहला है लंबाई। लंबाई का मूल मात्रक है मीटर और उसका संकेत है स्मॉल m। कभी भी कैपिटल M से नहीं लिखिए, कैपिटल M से गलत हो जाएगा। और देखिए मात्रकों की जो विमा है उसको कैपिटल में लिखा जाता है हमेशा L। द्रव्यमान मास, जिसका मूल मात्रक किलोग्राम है और स्मॉल k और स्मॉल g से ही इसको लिखा जाता है kg, जिसका विमीय सूत्र होता है कैपिटल M। कैपिटल ही बनाना है, याद रखिएगा M, इसमें स्मॉल बनाना है। समय का मात्रक सेकंड होता है और इसको स्मॉल s से लिखते हैं और इसको लिखा जाता है विमीय सूत्र में कैपिटल T। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, जिसका मात्रक होता है एम्पियर, इसको कैपिटल A से लिखते हैं, हमेशा याद रखिए कैपिटल A से, क्योंकि स्मॉल a से एक्सलेरेशन हो जाता है, ये कैपिटल A से लिखा जाता है और इसका विमा है स्मॉल I। ताप टेम्परेचर, जिसको लिखते हैं केल्विन या फिर डिग्री सेल्सियस में, तो केल्विन को कैपिटल K और डिग्री सेल्सियस को इस प्रकार से लिखते हैं, और जिसका मात्रक होता है या तो इस तरीके से थीटा बनाइए या इस तरीके से थीटा बनाइए, जिसका मात्रक हम लिखेंगे। ज्योति तीव्रता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में क्वेश्चन आता ही आता है, 100% आपको 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से मिल जाएगा। ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका मात्रक होता है कैंडेला, और इसको लिखते हैं कैपिटल C और D से, ठीक है, कैपिटल C और D से, और इसको लिखते हैं विमीय सूत्र में I। पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल में इसको मापा जाता है, तो इसका मात्रक मोल है, और इसको स्मॉल में ही लिखते हैं, तीनों स्मॉल बनती है, और इसका विमीय सूत्र भी स्मॉल n से लिखा जाता है। पूरक मूल राशियां एवं उनके मात्रक, तो याद रखिएगा सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। तो देखिए समतलीय कोण, जिसको बोलते हैं प्लेन एंगल, इसको रेडियन में मापा जाता है, इसका मात्रक क्या है रेडियन, लिखा जाता है RAD से स्मॉल, और ये एक विमाहीन है, इसके कोई विमा नहीं होती, कोई इसका विमीय सूत्र नहीं होता। घन कोण सॉलिड एंगल, ये स्टेरेडियन में मापा जाता है। देखिए समतलीय कोण रेडियन में और घन कोण स्टेरेडियन में, और इसको लिखते हैं SR से, स्मॉल बनते हैं दोनों, ये भी विमाहीन है, याद रखिएगा दोनों क्वांटिटी विमाहीन है, तो इनको याद रखिएगा, ये क्या कहलाते हैं, पूरक मूल राशियां कहलाती हैं। अब देखिए मात्रकों को व्यक्त करते समय सावधानियां क्या क्या रखनी है।
हमें सावधानी ये रखनी है कि प्रिकॉशंस वाइल राइटिंग यूनिट्स, जैसे कि पहला दिया हुआ है द्रव्यमान का मात्रक हम लिखेंगे जब, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम एसआई पद्धति में, तो इसको स्मॉल जी से लिखेंगे, इसको ग्राम को ऐसे नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। मात्रकों का बहुवचन में नहीं लिखते हैं, मात्रकों को बहुवचन में नहीं लिखेंगे, जैसे किलोग्राम तो केजी, तो किलोग्राम्स नहीं लिखेंगे, हमेशा किलोग्राम ही लिखेंगे। मात्रकों के बाद कभी फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं, जैसे मीटर को हम एम लिखना है तो मीटर डॉट नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। वैज्ञानिकों के नाम पर मात्रक न्यूटन तो न्यूटन लिखेंगे, स्मॉल एन कभी नहीं। वॉट तो वॉट लिखेंगे, स्मॉल डब्ल्यू कभी नहीं। तो जब भी हम किसी के नाम पर रखते हैं तो वो कैपिटल लेटर से बना जाता है। मात्रकों को एक ही स्ट्रोक से व्यक्त कीजिए, जैसे मात्रक का जो त्वरण का मात्रक होता है वो न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर होता है, आप ऐसे मत कीजिएगा न्यूटन पर सेकंड, एक ही जगह पर उसको लिख दीजिएगा जो एक क्वांटिटी है, सेकंड है तो सेकंड को एक जगह लिखिएगा, ठीक है। डार्क का जो ऊपर लाइन है वो नहीं खींचेंगे, जैसे किलोग्राम तो किलोग्राम के ऊपर लाइन नहीं खींचेंगे, ठीक है। आप इस तरीके से भी लिखेंगे, उसको डार्क भी नहीं करेंगे, और इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि उसको हम डार्क कर दिए हैं तो डार्क नहीं करेंगे, इसको केवल सिंपल नॉर्मल लिखा जाता है, ना ही उसके ऊपर कोई बार लगाएंगे, ना ही डॉट लगाएंगे, ना ही उनको अलग कुछ चेंज करेंगे। मात्रकों के ऊपर कोई भी बिंदु नहीं लगाना है, मतलब अगर मीटर है तो मीटर के ऊपर ना तो एक बिंदु ना दो बिंदु, कुछ नहीं लगाना चाहिए। ये एक बिंदु जो है ये अवकलन को प्रकट करेगा, दो बिंदु जो है ये दो डबल अवकलन को प्रकट करेगा, तो ये हम नहीं लगा सकते, केवल सिंपल लिखेंगे। हर्ट्ज का क्या होता है, जैसे फ्रीक्वेंसी का ये मात्रक होता है हर्ट्ज, कैंडेला CD, जूल J, और ये होता है सेल्सियस, इसको लिखते हैं C से, डिग्री सेल्सियस डिग्री C ऐसे होता है, ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखने होते हैं। परमाणु के नाभिक की त्रिज्या के स्तर की लंबाई फर्मी में मापी जाती है, इसका प्रतीक होता है FM स्मॉल, याद रखिएगा, और 1 FM इक्वल टू होता है 10⁻15 मीटर। तरंग दैर्घ्य की माप जो है वो एंगस्ट्रॉम यूनिट में मापी जाती है, तो एंगस्ट्रॉम यूनिट का जो प्रतीक है वो होता है 0 और उसके नीचे A, ठीक है। A के ऊपर छोटा सा 0 लगा होता है, वो होता है एंगस्ट्रॉम, जिसको हमें लिखा जाता है 10⁻10 मीटर, क्लियर। अब देखिए खगोलीय मात्रक जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है वो पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र तक की औसत दूरी मापी जाती है, किसमें, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। तो इसका जो लिखने का तरीका होता है वो होता है स्मॉल a और u, या फिर u और a, इस तरह के दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो 1 AU इक्वल टू होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, जिसका वास्तविक मान 149597870,700, ये मोबाइल नंबर की तरह याद रखना पड़ेगा, ये मीटर होता है, मोबाइल नंबर की तरह याद रखिए। चलिएगा अब देखिए आगे, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर, निर्वात में जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है वो लाइट ईयर कहलाती है, और लाइट ईयर को लिखते हैं स्मॉल ly, तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.463 10⁻15 मीटर। अब देखिए पैरालैक्टिक सेकंड क्या होता है, तो पैरालैक्टिक सेकंड दूरी और लंबाई मापने का सबसे बड़ा मात्रक है, और इसको लिखा जाता है पारसेक, पारसेक के नाम से पैरालैक्टिक सेकंड को लिखा जाता है। 1 पारसेक इक्वल टू 30.9 ट्रिलियन किलोमीटर होता है, ट्रिलियन, बिलियन भी नहीं, बिलियन से भी बड़ा ट्रिलियन होता है। 1 किलोग्राम, अब देखिए कार्बन 12 6C12 को 5.0188 इंटू 10⁻25 परमाणु के द्रव्यमान को कहा जाता है। एक क्विंटल 100 किलोग्राम को कहेंगे और इसको लिखेंगे 10⁻2 किलोग्राम। 1 मीट्रिक टन कहेंगे 10 क्विंटल को, और यहां पर देखिएगा 10 × 100 किलोग्राम हो जाएगा 10⁻3 किलोग्राम। क्लियर है यहां तक? आइए आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलता है सेकंड। सेकंड यानी माध्य और दिन के जो 86,400वें भाग को हम कहेंगे तो हम कहेंगे 1 सेकंड, ठीक है। माध्य सौर दिन के 86,400वें भाग को कहते हैं 1 सेकंड। एक माध्य और सौर दिन, एक माध्य सौर दिन कहलाता है 24 घंटे का,
और 24 गुना 60 कर दे तो मिनट आ जाता है। 24 गुना 60 करेंगे सेकंड आ जाएगा। और 24 गुना 60 जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 86,400। तो एक दिन का 1 सेकंड 86,400वां भाग है। तो हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये एक दिन की सेकंड है। अगर आपसे कोई पूछे कि 24 घंटे में कितने सेकंड है 86,400, एक दिन में कितने सेकंड होते हैं 86,400। क्लियर। अब देखिएगा 1 सेकंड इक्वल टू 1 माध्य सौर दिन अपॉन 86,400। तो 1 सेकंड जो परमाणु घड़ी के सीजियम परमाणु से जो कंपन मिलते हैं उसके बराबर होता है। और ये होता है 9,192,693,770। आगे आता है सोलर दिन। पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक पूर्ण घूर्णन का समय सदैव घटता बढ़ता रहता है। सोलर वर्ष क्या होता है, देखिए औसत 365.25 सोलर दिन। एक औसत सोलर दिन होता है 1 सोलर वर्ष अपॉन 365.25। एक चंद्रमाह जो होता है वो 27.3 दिन का होता है। एक कैलेंडर माह 30 या 31 दिन का होता है, 28 दिन का भी होता है, याद रखिएगा। एक वर्ष 365 दिन, 366 दिन का लीप ईयर होता है। जो 366 दिन होता है वो लीप ईयर होता है, याद रखिए। दशक की बात करें तो वो 10 दिन का होता है और शताब्दी होती है 100 वर्ष की। सॉरी, दशक होता है 10 वर्ष का, शताब्दी होती है 100 वर्ष की। तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में मापा जाता है। और देखिए डिग्री सेंटीग्रेड से जो डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलते हैं तो कैसे बदलते हैं, C/5 F-32/9। इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में बदलते हैं। और सेंटीग्रेड से केल्विन में बदलने के लिए क्या होता है, C/5 K-273/5। ये फॉर्मूले याद रखिएगा जब हमको टेम्परेचर को चेंज करना है। डिग्री से रियूमर में बदलना हो तो C/5 = R/4 होता है। डिग्री से रेनकाइन में बदलना हो तो C/5 R यानी कि रेनकाइन -492/9 होता है। इन फॉर्मूलों को याद रखिएगा। अब देखिए कैसे बदला जाता है। C/5 जब हम बदलते हैं फ़ारेनहाइट में तो ये होगा C/5 अगर हम इसके साथ लिख दें तो केल्विन में चेंज हो जाएगा। C/5 को इसके साथ में लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, ये रियूमर में चेंज हो जाएगा। C/5 अगर हम इसके साथ लिख दें तो ये हो जाएगा रेनकाइन में चेंज। क्लियर है। तो C/5 इन सब के बराबर है। अब देखिए ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है, ये हमने ऊपर बताया। लेकिन इसका जो प्रतीक है ना वो CD होता है। और 1 कैंडिला याद रखिएगा 1.01325 10⁵ होता है। और ये इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है वो होता है पास्कल, 1 पास्कल। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है भौतिक राशियों की विमा एवं विमेय सूत्र। तो डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूले ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए विमेय मात्रक द्रव्यमान का याद रखिए। द्रव्यमान को लिखेंगे कैपिटल M से, समय को कैपिटल T से लिखेंगे, लंबाई को कैपिटल L, तापमान को थीटा, विद्युत धारा को कैपिटल A, ज्योति तीव्रता को कैपिटल I, पदार्थ की मात्रा होती है स्मॉल n। इनको बस आप याद रखिएगा, आपके जो विमेय प्रतीक हैं वो याद हो जाएंगे। नेक्स्ट में बात करेंगे तो देखिए वेग क्या है, विस्थापन अपन समय होता है। तो विस्थापन जो दूरी की विमा है और समय की विमा। विस्थापन दूरी की विमा, विस्थापन की विमा एक की होती है तो L/T आ जाएगा। जब इस T को ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा L/T-1। और देखिएगा जब ये L/T-1 है लेकिन m है नहीं तो m की पावर 0, क्योंकि किसी की पावर 0 होगी तो उसको 1 लिखेंगे। तो 1 को हम कहीं भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो m0 L/T-1 ये इसका विमेय सूत्र हुआ कंप्लीट। आयतन का क्षेत्र लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई तो ये हो जाएगा L²। तो आपको अगर ये ऑप्शन मिले तब भी आपको टिक करना है m0 L² T0। अगर ये मिल जाए तब भी ये यही है, याद रखिएगा, क्योंकि 0 0 पावर है तो L² ही है। संवेग द्रव्यमान गुणा वेग, तो किलोग्राम, और द्रव्यमान का होता है विस्थापन अपॉन समय। इसका कैसे निकालेंगे, m × L/T। अब देखिए m × L
t-1 हो जाएगा। अब इसको साथ साथ मिला दें तो ml-t-1 हो जाएगा। यही होगा संवेग का मात्रक जो विमेय सूत्र है। क्लियर है। अब देखिए विमेय सूत्र क्या होता है, ये आपको कई बार एग्जाम में पूछा हुआ मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप याद रख ही लीजिए, ये आपके एग्जाम में रखा हुआ भी मिल सकता है। तो विमेय सूत्र के डेफिनेशन क्या है? किसी भौतिक राशि या व्युत्पन्न का जो मापीय सूत्र है, डायमेंशन फॉर्मूला है, वह व्यंजक एक्सप्रेशन है जो कि दर्शाता है कि उस भौतिक राशि में कौन कौन सी मूल राशि किस प्रकार शामिल है। विमेय सूत्र मात्रकों तथा व्युत्पन्न मात्रकों के मध्य संबंध को बताता है। अब जैसे कि इंपोर्टेंट के बारे में बात करेंगे तो विमेय सूत्र लिखिए, जैसे ये आ जाता है। तो ऊष्मा चालकता कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का विमेय सूत्र आपको 2001-1998 में देखने को मिला था। 2014-15 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, हमने देखा है। ठीक है, उससे आगे आपके जो एग्जाम है उसमें 2019 में आया है और अब की बार ये शायद आ सकता है। जैसे कि ऊष्मा चालकता गुणांक जो के से लिखते हैं, तो इसका जो विमेय सूत्र होता है वो होता है ml-t-3 t-3। ठीक है, ml-t-3 θ-3। ध्वनि तरंग की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि तरंग की तीव्रता का फॉर्मूला आप याद रखिएगा ml0t-3। गुप्त ऊष्मा काफी बार आ चुका है m0l0t-2। वेग प्रवणता याद रखिएगा m0l0t-1, यानी कि t-1 ही होता है बस। दाब का मात्रक कई बार पूछा जाता है ml-1 t-2, ml-1 t-2। ऊर्जा का मात्रक होता है ml² t-2। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन, इसका मात्रक होता है m0l2 और t-2, L2 और t-2, ये याद रखिएगा। ये भी लिखा जा सकता है और ये भी मिल सकता है। विमेय प्रकार के चर तथा अचर, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। जैसे विमेय चर, देखिए डायमेंशनल वेरिएबल क्या होते हैं? वे भौतिक राशियां जिनकी विमाएं होती हैं तथा परिमाण जो है वो नियत नहीं होता, जैसे बल, त्वरण, क्षेत्रफल, आयतन इत्यादि। ये जो है आपके विमेय चर कहलाएंगे। विमाहीन चर कौन कौन से होते हैं? तो वे राशियां जिनकी विमा नहीं होती है तथा जो उसका परिमाण है वो क्या है, वो नियत नहीं रहता है। जैसे विकृति, कोण, आपेक्षिक घनत्व, इनका कोई किसी की भी विमा नहीं होती है। अब देखिएगा कुछ नोट पॉइंट है। कुछ ऐसी राशियां जो विमाहीन है पर फिर भी इनके मात्रक होते हैं, जैसे रेडियन, ये विमाहीन है, मात्रक होता है। स्टेरेडियन विमाहीन है, मात्रक होता है। डायोप्टर विमाहीन है, मात्रक होता है। वे राशियां हैं कोण, घन कोण, लेंस क्षमता। ठीक है, आइएगा विमाहीन नियतांक, डायमेंशनल कांस्टेंट, तो वे भौतिक राशियां जिनकी विमा होती हैं पर इनका मान नियत रहता है, जैसे गैस नियतांक R, गुरुत्वाकर्षण नियतांक G, इनका जो मान है वो नियत रहता है लेकिन इनकी विमा भी होती है। विमाहीन नियतांक हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। देखिएगा यहां पर कुछ गलत लिखा हुआ है, विमाहीन नहीं है, ये विमीय नियतांक है। यह है विमीय नियतांक क्योंकि डायमेंशनल कांस्टेंट है। गैस नियतांक और ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये सभी इनकी विमा होती है। ठीक है, तो ये है विमीय कांस्टेंट, विमीय नियतांक, याद रखिएगा। अब देखिए विमाहीन नियतांक कौन से होते हैं? विमाहीन नियतांक वे भौतिक राशियां हैं जिनकी विमा तो होती नहीं है लेकिन इनका मान नियत रहता है, जैसे शुद्ध संख्या 1 2 3 पाई ई इत्यादि। विमीय विश्लेषण क्या होता है? देखिए विमीय विश्लेषण को दिया था वैज्ञानिक फोरियर ने। अब ये फोरियर ने क्या कहा था कि विमा की गणना में परिमाणों की गणना पर विचार नहीं करते हैं। किसी भौतिक राशि का विमेय सूत्र उसके मात्रक पद्धति पर निर्भर नहीं करता है, ये कहा था फोरियर ने, और इन्हीं ने दिया था विमेय विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस। विमाओं के समांगीयता का सिद्धांत कैसा, मतलब हमें इंटेंशन देता है, उसकी बात करते हैं। लिखा हुआ है कि किसी भौतिक राशि को दर्शाने वाला जो समीकरण है वो विमाओं की दृष्टि से समांग होता है। कहने का मतलब ये है कि बाईं ओर की जो राशियां हैं उनकी विमा और दाईं ओर की राशियां हैं उनकी विमा, दोनों ही क्या होंगी?
बराबर होंगी। बस ये हमें दिखाना है कि विमाओं की संज्ञता वो समांगता क्या है। दोनों तरफ की राशियों की जो विमा है वो बराबर होनी चाहिए, यही समांगता का सिद्धांत है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विमीय विश्लेषण की सीमाएं लिखने को आ जाती हैं। पहला है कि इस विधि में सूत्रों में उपस्थित जो नियतांक हैं, कांस्टेंट हैं, वो k का आंकिक मान निकालना संभव नहीं है। अब यदि कोई भौतिक राशि तीन राशियों से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो इन राशियों के मध्य परस्पर संबंध इस विधि द्वारा स्थापित नहीं किया जा सकता। कौन सी विधि? विमीय विश्लेषण विधि द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि यदि कोई भौतिक राशियां केवल तीन राशियों पर निर्भर करती है परंतु तीन में से दो राशियों की विमाएं आपस में समान हैं तो भी विमीय विधि द्वारा इन राशियों के बीच संबंध स्थापित नहीं कर सकते। ठीक है, चौथा पॉइंट है, यदि किसी समीकरण के किसी एक पक्ष में से अधिक पद हो, जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहां दाहिने पक्ष में दो पद हैं, तो इस समीकरण को विमीय विधि से नियमित या निगमित नहीं किया जा सकता। मतलब इस समीकरण को विमीय विधि से कभी भी सिद्ध नहीं किया जा सकता है। त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा जैसी अगर चर घातांकीय एक्स और लघुगणक लॉग एक्स जैसे ये पद हमें मिल जाए किसी समीकरण में, तो उसका निगमन विमीय विश्लेषण विधि के संबंध में नहीं किया जा सकता, यह संभव नहीं है। किसी या कोई भी भौतिक राशि सदिश है अथवा अदिश है, सदिश है या फिर अदिश है, तो विमीय विश्लेषण विधि से ज्ञात नहीं किया जा सकता कि यह सदिश है या फिर अदिश है। यदि किसी समीकरण में स्थिरांक के विमाहीन न हो तो उस समीकरण के निगमन के लिए विमीय विश्लेषण विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। बस इन पॉइंट को याद रखिएगा, ये आपसे काफी बार पूछे जाते हैं। मापन की त्रुटियां, एरर्स ऑफ मेजरमेंट। देखिए, परिचय इसका अगर हम देखें तो भौतिक मापन का विज्ञान है। भौतिकी क्या है? वो मापन का विज्ञान है। तो कहेंगे फिजिक्स इज ए साइंस ऑफ मेजरमेंट। अब एक साइंटिस्ट थे हाइजेनबर्ग, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था अनिश्चितता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, और उसके प्रतिपादक हैं ये कौन? हाइजेनबर्ग। याद रखिए, उन्होंने क्या कहा था कि हम कुछ ही यथार्थपूर्वक नहीं माप सकते, हम कुछ भी यथार्थपूर्वक नहीं माप सकते। यथार्थपूर्वक का मतलब क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते किसी भी चीज की, क्योंकि कुछ एरर तो होती ही हैं। अब उन्होंने क्यों इस तरीके से कहा था? तो देखिए, मापन यंत्र की यथार्थता की सीमाएं होती हैं, तो आप इनको जान लीजिएगा, पता चल जाएगा कि उन्होंने क्यों ऐसा कहा था। देखिए, कोई मापन यंत्र जिस सीमा तक यथार्थ माप कर सकता है, यानी जहां तक उसकी हद है, उसे उस यंत्र की यथार्थता की सीमा कहते हैं। पहले तो ये जान लीजिएगा, जैसे 2 मीटर का पैमाना है तो वो 2 मीटर ही होता है, तो 2 मीटर उसकी यथार्थता की सीमा हो गई। क्लियर? यह यंत्र के अल्पतमांक के बराबर होता है। अब देखिए, यंत्र का अल्पतमांक क्या होता है? लीस्ट काउंट जिसको बोलते हैं। किसी मापन यंत्र द्वारा लिया जा सकने वाला जो न्यूनतम माप है, कम से कम माप कितनी ली जा सकती है, वो उसका अल्पतमांक होता है। ठीक है, तो देखिएगा, जैसे कि मीटर पैमाने 1 mm में सबसे कम माप ले सकते हैं, वर्नियर कैलिपर 0.1 mm में सबसे कम माप ले सकता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक लिखिए, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या होता है, कितना होता है? तो लिखिएगा 0.1 mm, 0.1 mm। स्क्रू गेज का जो लिस्ट काउंट होता है, अल्पतमांक 0.01 होता है। याद रखिएगा, ये वर्नियर कैलिपर से भी कम है। अब देखिए, यथार्थता क्या होती है, एक्यूरेसी क्या है? तो किसी माप की वास्तविक मान में निकटता को जो कहेंगे वो यथार्थता की सीमा कहेंगे। मतलब कोई भी माप है 2 मीटर, उसको हम माप रहे हैं तो हमारा जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो आया 1.99 मीटर। मतलब 2 मीटर में केवल 0.1 का अंतर है, तो वही क्या कहलाएगी? उसकी यथार्थता कहलाएगी।
तो तभी तो कहा है किसी माप की वास्तविक मान है 2 मीटर और निकटता की माप है 1.99, तो यानी कि 0.1 का अंतर है, तो इसको ही हम क्या कहेंगे, इस वास्तविक मान की यथार्थता कहेंगे। तो एक्यूरेसी इज द टर्म यूज टू इंडिकेट द क्लोजनेस ऑफ ए मेजरमेंट टू इट्स एक्यूरेट वैल्यू। अब बात करते हैं सूक्ष्मता, जिसे बोलते हैं प्रिसीजन, परिशुद्धता। परिशुद्धता यह दर्शाती है कि किसी वस्तु को किसी विभेदन सीमा यानी कि रेजोल्यूशन लिमिट तक मापा गया हो, तो ये कहलाता है परिशुद्धता। प्रिसीजन इक्वल टू जो प्रोपोर्शनल है वो किसके होता है, लीस्ट काउंट के 1/। मतलब हम कह सकते हैं कि प्रिसीजन जो है वो व्युत्क्रमणुपाती है किसके, अल्पतमांक के। तो सूक्ष्मता व्युत्क्रमणुपाती इक्वल टू जो है 1/, अल्पतमांक है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलेंगे सीधा सीधा। सूक्ष्मता इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अल्पतमांक के, याद रखिएगा। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मापन में होने वाली त्रुटियां। तो मापन में होने वाली त्रुटियां यानी कि एरर इन मेजरमेंट, तो क्रमबद्ध त्रुटियां होती है। एक तो क्रम त्रुटियां जो ज्ञात कारणों से उत्पन्न होती है, क्रमबद्ध त्रुटियां होती है जिसको सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं, तो वो अपने ज्ञात कारणों से उत्पन्न होती है। अनियमित त्रुटियां क्या है, रैंडम एरर। तो अनियमित त्रुटियां अज्ञात कारणों से उत्पन्न होती है, याद रखिएगा। क्रमबद्ध त्रुटियां सिस्टमेटिक एरर क्या होती है, देखिए जब किसी माप में सदैव एक समान त्रुटि होती है, अर्थात त्रुटि की प्रकृति अथवा चिन्ह सदैव एक ही प्रकार का धनात्मक और ऋणात्मक होता है, तो क्रमबद्ध त्रुटियां कहलाती हैं। और ये क्रमबद्ध त्रुटियां जो है 4 प्रकार की होती है। एक तो स्थिर त्रुटि, कांस्टेंट एरर, यंत्र के कारण त्रुटि, एरर ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट, और थर्ड होता है व्यक्तिगत त्रुटियां, पर्सनल एरर, और फोर्थ है जो बाह्य कारक हैं उनके द्वारा उत्पन्न त्रुटि, एरर ड्यू टू द एक्सटर्नल रीजंस। क्लियर है। अब देखिए अनियमित त्रुटियां, रैंडम एरर, तो ऐसी त्रुटियां जिनके ऊपर प्रयोगकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं रहता वो अनियमित त्रुटियां कहलाती हैं। मतलब जो भी कोई प्रयोग कर रहा है तो उन त्रुटियों को वो बस में नहीं कर सकता, तो वही कहलाती है अनियमित त्रुटियां। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो सार्वत्रिक गैस नियतांक R का मात्रक हमें ज्ञात करना है, तो कैसे हम निकालेंगे। देखिए गैस समीकरण के अनुसार हम लिखते हैं P = nRT। क्लियर है। तो जब R को हम अकेला छोड़ेंगे तो ये N और T जो है ना ये P के नीचे चला जाएगा, सीधा सीधा मतलब है। तो R का मात्रक निकालेंगे PV/NT आएगा, तो ये मात्रक हम इसका निकालेंगे। तो देखिए P का होता है प्रेशर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, V का होता है मीटर क्यूब वॉल्यूम, और N का होता नहीं लेकिन T का होता है केल्विन। N तो संख्या है, ठीक है। तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर पर मोल केल्विन। तो न्यूटन मीटर को बोलते हैं जूल, और ये होता है जूल पर मोल केल्विन। यही हो जाएगा गैस कांस्टेंट जो है, ये गैस नियतांक, सार्वत्रिक गैस नियतांक R, इसका मात्रक ऐसा निकालेंगे, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट है यूनिट नंबर 2, बल एवं गति, फोर्स एंड मोशन। तो दोस्तों इसको करेंगे हम वीडियो 2 में, ठीक है। ये लेक्चर 1 था। लेक्चर 1 में हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला, केवल इतना पढ़ के जाइएगा। इतना पढ़ने पर ही आप अपने एग्जाम को बेस्ट कर पाएंगे और अपने अच्छे नंबर ला पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 बल की गति के वीडियो के साथ, और ऐसी वीडियो होगी, इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको देंगे कि आप जो है अपने एग्जाम को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर पाओगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।